ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 17, जो आपका बताता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो हमने चोरी के विषय में पढ़ लिया 378 से लेकर 402 तक। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था चोरी, उद्यापन, लूट और उसके बाद डकैती। तो चोरी के जो जो गुरुतम रूप होता है वो उद्यापन होता है। उद्यापन का जब गुरुतर रूप होगा तो वो लूट होता है। मतलब लूट में दोनों चीजें शामिल होती है, और लूट में जब 5 लोग शामिल होते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी डकैती हो जाती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 403, जो आपका बताता है संपत्ति का का बेईमानी से दुर्विनियोग के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, अभी आपने चोरी में समझा कि व्यक्ति जब किसी से उसकी सहमति के बिना उसकी जंगम संपत्ति को उसके कब्जे से बेईमानी पूर्वक हासिल से हटाता है तो कार्य क्या होता है, चोरी होता है। तो हमने कहा था अगर इस 5 तत्वों में से अगर एक भी कम होगा तो वो चोरी नहीं होगा, उसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हो सकता है बोलते हैं हम जब भी, तो वो आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा के अंतर्गत वो चीजें आ जाती है। जब कोई चीज चोरी नहीं होती है तब वो क्या आ जाएगी, आपकी आपराधिक दुर्विनियोग के तहत आ जाएगी। तो इसको पढ़ते हैं। 403 कहता है कि जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है कि क्या चीज बात कर रहा है, किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 बातें कही गई है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के संबंध में, कि किसी भी संपत्ति का बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग, और दूसरा कहता है कि उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा। ठीक है, अब हम इसका दृष्टांत पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है ये धारा 403। तो इसमें पहली बात है कि क यह की संपत्ति को उस समय जबकि क उस संपत्ति को लेता है यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। यह के कब्जे में से सद्भाव पूर्वक लेता है, क चोरी का दोषी नहीं है, किंतु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इस दृष्टांत को आप समझोगे तो आपको आसानी से क्या है, आपराधिक दुर्विनियोग या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ कह रहा है कि क य की संपत्ति को, ठीक है, यहाँ पे क्या है, य की संपत्ति को उस समय जब कि क उस संपत्ति को लेता है, ठीक है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है। ठीक है, यह के कब्जे में से सद्भाव पूर्वक लेता है, क चोरी का दोषी नहीं है। चोरी की बात करते थे उसके हमने बताया था आपको 5 आवश्यक चीजें। ठीक है, उसमें एक आपका इस जो था तत्व कि बेईमानी पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसने कहा है कि कब्जे से वो सद्भाव पूर्वक लेता है। तो वो सद्भाव पूर्वक अगर कोई सामान ले रहा है तो वहां पे वो कार्य चोरी नहीं होगा। जैसे आपकी कोई संपत्ति है, आपके जो भी जान पहचान, जैसे आपका दोस्त यार है, तो आपकी संपत्ति को सद्भाव पूर्वक अगर लेता है, ठीक है, वहां पे उसका आशय बेईमानी पूर्ण नहीं होता है, तो वो सद्भाव पूर्वक लेना क्या होगा, चोरी नहीं होगा। लेकिन आगे क्या कहते हैं, किंतु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी सामान को लिया, प्रारंभ में लेते समय क्या उसका सद्भाव पूर्वक था, उसको वह वापस कर देता या उसका वो सद्भाव पूर्वक प्रयोग करने की बात थी। लेकिन क्या है, आगे जाके उसका मन में कुछ जो बेईमानीपूर्ण आशय आ गया और वह उसको जब नहीं लेता, मतलब यहाँ पे अगर उस जो चोरी का दोषी नहीं है तो वो जो अगर उसका बेईमानीपूर्ण संपत्ति का उपयोग कर रहा है तो वहां पे किसके अधीन दोषी होगा, इस अपराध के अधीन। और उसको क्या कहा जाएगा, आपका संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं नीचे तो आपको समझ आती जाएगी सारे दृष्टांत के बाद। ख क जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहाँ यदि क का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसकी यह कि विविक्षित सम्मति प्राप्त है तो क ने चोरी नहीं की है। किंतु यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है तो वह यहाँ धारा के अधीन अपराध का दोषी है।
अब इसको ऐसे समझिए कि दो मित्र हैं, तो एक जो मित्र है ए, जैसे आप राम श्याम समझ लीजिए, राम और श्याम मित्र हैं। राम क्या करता है, यह श्याम के घर जाता है और उसकी विवेक्षित सहमति होती है। अभिव्यक्त होती है और एक क्या होती है, विवेक्षित होती है। ठीक है, तो उसकी विवेक्षित सहमति होती है कि हाँ वो घर जाके पुस्तकालय में अपनी जो भी पसंद की पुस्तक है वो ले सकता है, पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, जो राम है वो उसके श्याम के घर गया, उसकी बुक को लिया, उसके जो स्टडी रूम में जाकर उसकी बुक को उठाता है और पढ़ने के लिए ले लेता है। लेकिन बाद में क्या करता है वो, ठीक, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, अनुपस्थिति में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो उसको क्या है कि वहां आने जाने के लिए क्या है, उसको परमिशन है या उसको सहमति है कि हाँ आप वहां जा सकते हो, आ सकते हो, कुछ चीजों को छू सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की उसको सहमति है। तो वो क्या है कि बुक को ले लेता है और पढ़ने के उद्देश्य से उसको रख लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वहां पे उसका, अगर उसने सद्भाव पूर्वक उसको लिया, उसकी सहमति थी, तो उसका कार्य क्या होगा आपका, चोरी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें जो आपकी है वो आपका चोरी के तहत नहीं आएगा, इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, लेकिन वो अनुपस्थिति में पुस्तकालय जाकर उसकी पुस्तक को ले रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी सहमति है, उसके कब्जे, बल्कि कब्जा उसका, लेकिन सहमति है, तो यहाँ पे उसका कार्य क्या हुआ, चोरी में। लेकिन बाद में क्या है कि क्या कहते हैं, किंतु यदि बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है, कि वह उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लिया था लेकिन बाद में क्या कर रहा है, उसको बेच दे रहा है, तो वह इस धारा के अधीन क्या होगा, अपराध का दोषी होगा। अर्थात उसने क्या कार्य किया कि आप किसी संपत्ति, किसी अन्य की संपत्ति को लेकर सद्भाव पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उस चीजों का दुर्विनियोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो संपत्ति उसको वापस करनी है आपको, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, आप बेच दिए, अपने फायदे के लिए उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कार्य क्या होगा, आपका आपराधिक दुर्विनियोग होगा। मैसेज करके बताना कि यहाँ तक समझ आया कि। फिर हम देखते हैं आगे। क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा। क और ख क्या है, एक घोड़े के संयुक्त स्वामी है, मतलब उन लोग के ज्वाइंट पार्टनरशिप है, दोनों उसके संयुक्त स्वामी है, दोनों उस घोड़े के स्वामी हैं। तो क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। ठीक है, अब क है, दोनों की स्वामित्व है, तो क्या है, दोनों एक दूसरे से सलाह मशुरा करते हैं और चीजों को प्रयोग करते हैं उस घोड़े का। तो क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से ले जाता है। यहाँ का को उस घोड़े का उपयोग में लाने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि वो संयुक्त स्वामी है तो उसको अधिकार है, इसलिए वह उसको बेमानी से दुर्विनियोग नहीं है। ठीक है, अब उसका वह प्रयोग करेगा तो क्या होगा, वो दुर्विनियोग नहीं होगा। लेकिन यदि का उस घोड़े को बेच देता है, ठीक, तो संयुक्त स्वामी था, दोनों में दोनों का बराबर अधिकार था, लेकिन उसका प्रयोग करने का दोनों को बराबर अधिकार था। लेकिन यदि उसने घोड़े को बेचा और जो सर्वपुम आगम है, यानी कि जितना भी उसका लाभ जो हो रहा है, जितना भी उससे प्राप्त हुआ, का अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। तो फिर हम देखते हैं कि इसी को समझने का प्रयास कीजिए कि आप दो लोग हो। अभी तक आप लोग को लगता है समझ नहीं आया ये, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि देखिए क्या है कि एक किसी वस्तु का आप दो लोग मिलकर उसका क्या है, उपभोग करते हो या उसके अधिकारी हो। ठीक है, कि जैसे मान के चलिए, जैसे दो भाई हैं, ठीक है, उनके लिए उनके पास क्या, ठीक है, जैसे ऐसे समझ के रखिए कि दो भाई हैं, उनके पास क्या है, एक घोड़ा है। ठीक है, उन दोनों भाइयों का उस पर बराबर का अधिकार है, या दोनों ने मिलकर उसको खरीदा था। ठीक, अब जो आपकी सिचुएशन है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब देखिए दोनों का अधिकार उस घोड़े पर है, तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, उस घोड़े को कभी भी घुमा सकते हो, उस पर बैठ के घूम सकते हो, उसका प्रयोग दोनों अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि उसमें से एक भाई उस घोड़े को बेच देता है, और बेचने के बाद जो भी पैसा आता है उसको क्या करता है, वो खुद ही रख लेता है और अन्य व्यक्ति को नहीं देता है।
तो यहाँ पे जो उसका कार्य है वो चोरी तो नहीं हुआ, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उसका है, ठीक है, उसी के कब्जे में, दोनों के कब्जे में है। तो यहाँ पे वो उसका कोई वो चोरी के साथ वो जो पूरे 5 होते हैं वो तो नहीं है, तो यहाँ पे उनका कार्य चोरी नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया, उस घोड़े को अपने फायदे के लिए भेजा, अपने विनियोग के लिए, ठीक है, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट था उनके लिए उसने उसको बेचा है, और जितना भी उसका फायदा हो उसको स्वयं ही रख लेता है। तो यहाँ पे जो उनका कार्य हुआ वो क्या हो गया, संपत्ति का उसने जो किया वो है दुर्विनियोग। अगर वह उसको बराबर भाग, जैसे घोड़ा बेचा, जितने भी पैसे आए वो उसको बराबर रूप से बांट देते दोनों भाइयों में, तो यहाँ पे कोई अपराध नहीं होता। लेकिन क्या है कि उसने उस संपत्ति का जो उसके पास अधिकार था उसका उसने क्या किया, अतिक्रमण कर दिया, तो उस अधिकार के बदले में जो उसका जो कार्य होगा वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अब आया ज्योति। फिर हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। स्पष्टीकरण एक कहता है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अंतर्गत दुर्विनियोग है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए ही, ठीक है, एक कम समय के लिए भी अगर उस चीज को दुर्विनियोग करे, ठीक है, लेकिन वो दुर्विनियोग कैसा है, देखो पहला होता है एक विनियोग होता है, एक जो आप समझते हैं कि अपने अपने लिए दूसरा क्या होता है, निवेश करना या उसका प्रयोग करना, ठीक है। एक दुर्विनियोग होता है, उसमें क्या है, आपका दुर्भावपूर्ण व्यवहार आ जाता है। तो बेईमानी से आप अगर उस कार्य को करेंगे तो वो दुर्विनियोग हो जाएगा, ठीक है। तो बेईमानी से दुर्विनियोग करना, तो इस धारा के अंतर्गत क्या होगा, दुर्विनियोग होगा। क्लियर है कि नहीं, बता दो, मैसेज कर दो मेरे को। फिर आगे के इसका दृष्टांत देखते हैं कि या कोई एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है, मतलब खाली पृष्ठांकन है, निरंक के निशान, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। या जानते हुए कि वह वचन पत्र है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रखता है कि वह भविष्य में उसे को परिवर्तित कर देगा। ने इस धारा के अधीन अपराध किया है, ठीक है। एक देखिए, अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसका स्पष्टीकरण दो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी चीजें, कि जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे परिवर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है, वह ना तो बेईमानी से उसे लेता है, ना ही बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोजे निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी की खोज निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्तियुक्त समय तक रखे जाने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है। ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। फिर आगे है कि यह आवश्यक नहीं कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि उसको अपनी संपत्ति है, या सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि असली स्वामी मिल नहीं सकता। अब इसको आप ऐसा समझिए कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एक पर्स मिलता है, आपको क्या है, एक पर्स मिल रहा है, और एक पर्स मिला, और उस पर्स का देखिए, जैसे पर्स में कोई नाम गाम पता एड्रेस कुछ नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि वो पर्स किसका है, और आप उस कंडीशन में अगर उस संपत्ति को उठा लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने क्या है, संपत्ति को उठाया और रख लिया। तो पहली बात है कि वो संपत्ति क्या किसी के कब्जे में थी, नहीं थी, वो जंगम संपत्ति थी, हाँ थी। उसके बाद क्या है कि उसमें आपने बेईमानीपूर्ण आशय था आपका, आपने उसको उठाया कि गिरा हुआ था रास्ते में, हाँ ठीक है। और यदि आपने उसको आसपास के लोगों से ऐसे जान पहचान, जैसे जो भी कि हाँ ये संपत्ति आपकी गुमी है कि नहीं गुमी है, ऐसे जान प्रचार करने की कोशिश की है,
और उसके बाद भी आपको अगर उसका मालिक या स्वामी, उसका जो भी व्यक्ति है वो नहीं मिलता, ठीक है, और उसके बाद अगर आप उस संपत्ति को अपने पास रख लेते हो, तो यहाँ पे आपके द्वारा कोई जो कार्य किया जाएगा वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि उसको कोई पर्स मिला, उस पर्स में जिसका पर्स है उसके व्यक्ति की नाम, पता, एड्रेस जो भी है, ठीक है, जो भी उसका नाम है, पता है, उससे संबंधित जो भी जानकारियां उसमें हैं, और आप उस जानकारी के होते हुए भी आप उन जानकारियों का प्रयोग करके स्वामी को उस सामान को वापस नहीं करने का प्रयास करते हो, या ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करते हो कि आप उस स्वामी तक उस चीज को पहुंचा सको, तो यहाँ पे आपका कार्य क्या होगा? चोरी तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो कार्य होगा वो होगा आपका आपराधिक दुर्विनियोग। ठीक है, तो ऊपर वाला दृष्टांत में आप देखते हैं कि क को य का, ठीक है, यहाँ पे क को क्या मिल रहा है? क जो व्यक्ति है उसको य का मिल रहा है एक सरकारी वचन पत्र जिस पर निरंक पृष्ठांकन है, ठीक है, मतलब जिसमें वो निरंक पृष्ठांकन अर्थात कि खाली स्पेस है, वो सरकारी वचन पत्र है जिसमें निरंक पृष्ठांकन है अर्थात वो ब्लैंक है, ठीक है। क यह जानते हुए कि यह वचन पत्र य का है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि यह का एक सरकारी है, तो उसमें पता है कि यह किसका है, ठीक है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे यह को प्रत्यावर्तित कर देगा, ठीक है। यहाँ पे बल्कि वह क्या कर रहा है कि वह प्रतिभूति के रूप में, मतलब वो क्या है, गिरवी, जैसे गिरवी बैंक में कुछ चीज, जब आप ऋण ले लोगे या लोन लेना चाहोगे तो आपको कुछ ना कुछ वो देना पड़ता है गारंटी के तौर पे, ठीक है, प्रतिभूति देना पड़ता है गिरवी के तौर पे, ठीक है। तो वो सरकारी वचन पत्र यह के नाम का है लेकिन निरंक पृष्ठांकित है, अर्थात वो अपना नाम डाल के उसको वहां पे जमा कर देता है और उसके बदले वो ऋण ले लेता है और ये सोचता है कि वो बाद में क्या है, या तो उसको प्रत्यावर्तित कर देगा। तो यहाँ पे उसका कार्य क्या है? इस अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, मतलब उससे आपराधिक दुर्विनियोग किया है, संपत्ति का दुर्विनियोग किया है। क्योंकि उसको जब पता है कि यह का ही संपत्ति है तो उसका पहला प्रयास क्या होना चाहिए कि वह जाके यह को उसकी संपत्ति लौटाने का प्रयत्न करे, लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं किया, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? आपका 403 के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको समझ भी लिया, इसको कि किसी स्वामी को खोजना, यहाँ पे लिखा है यदि उसके स्वामी को जानते हुए, खोज निकालने के साधन रखते हुए, अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्तियुक्त समय तक रखने के पूर्व उसको अपने लिए नियोजित कर लेता है, ठीक है। तो उसमें यह देखा जाएगा कि युक्तियुक्त दशाएं क्या थी और युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई सामान ऐसा मिला, एक मान लो किसी व्यक्ति को ट्रेन में एक सामान मिला, और वह सामान ऐसा है कि उसके बारे में वो जानकारी निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक व्यक्ति है जो जो ट्रेन चल रही है उसके अंतिम स्टेशन तक पहुंचा, जब सब लोग उतर गए वो आखिरी में उतर रहा था तो उसने देखा नीचे एक बैग पड़ा। अब उस बैग को क्या है कि वो चाहता तो है कि देने का प्रयास करता है, वो जाके थाने में भी जाता है, लेकिन उसका प्रयत्न जरूर रहता है कि वो उस जो इसका भी सामान है उसको पहुंच जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के का वो सामान है उसके बारे में जानकारी कहीं पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ऐसे मामले में क्या है, इसको देखा जाएगा युक्तियुक्त साधन क्या थे और युक्तियुक्त समय क्या था, ठीक है। तो उससे जो साधनों का प्रयोग किया वो सही थे, लेकिन क्या है कि उस व्यक्ति को जानना या उसको ढूंढ निकालना ही कठिन कार्य हो। तो ऐसे चीजों में क्या होगा, उसका कार्य आपराधिक दुर्विनियोग नहीं होगा, ना ही चोरी होगा, ठीक। यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। पर्याप्त है कि विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसने उसकी अपनी संपत्ति है, यह सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी कि पहला तो है कि उसको यह विश्वास रहे कि मैं उसका वास्तविक स्वामी नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको ये रहेगा कि हाँ इसका वास्तविक स्वामी कोई और है। तो अगर उस कोई और को वो ढूंढ लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो फिर उसका कार्य क्या होगा, विनियोग की दिशा में नहीं होगा, अपराध कोई अपराध नहीं होगा। कि आपको कोई सामान प्राप्त होता है और उस सामान के इसको आप उस जो उसका स्वामी है वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई आपको ने तो प्रयत्न किया ही था, आपने उस साधनों का प्रयोग किया ही था जिससे उस व्यक्ति तक पहुंच जा सके, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो आपने कोई अपराध नहीं किया, और उसके बाद आप अपना उस संपत्ति का प्रयोग या विनियोग कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं और इसमें जो दृष्टांत है।
कि क को राजमार्ग पर 1 रुपये पड़ा मिलता है, ठीक है, 1 रुपीज का कॉइन मिलता है उसको। यह ना जानते हुए कि वह रुपया किसका है, क उस रुपया को उठा लेता है। क ने इस अपराध नहीं किया, ठीक है। अब उसको पैसा 1 रुपये का सिक्का मिला, मान लीजिए, या 1 रुपये का नोट मिला, तो उस नोट में या उस सिक्के में किसी भी प्रकार का क्या है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे उसके स्वामी तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो अगर वैसा उस रुपये को उठाकर रख लेता है तो वह कार्य क्या होगा, न चोरी होगा, न आपराधिक दुर्व्यवहार होगा, ठीक है। लेकिन उसी में अब जब आप ख को पढ़ेंगे तो आप देखिए, क को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है, ठीक है। अब यहीं पे सिचुएशन क्या बदल गई कि इसको क्या है, एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है, ठीक है, एक करेंसी नोट है मतलब। उस चिट्ठी में दिए गए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली दशा में क्या है कि आपको रुपए किसका है, किससे गिरा होगा या किसका होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और आप चाह के भी उसको क्या है, उसमें क्या है, आप वो जान नहीं सकते कि वो रुपए किसका होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी जो बात है, उसमें एक चिट्ठी है जिसमें उसका जानकारी लिखी हुई है कि किस व्यक्ति का है, ठीक है। और उसमें निर्देश भी बताए हैं और विषय वस्तु से ज्ञात हो जाता है कि जो भी निर्देश और विषय वस्तु से वो किसका है, वो नोट किसका होगा, उसके स्वामी का पता चल जाता है। लेकिन तब भी अगर वह व्यक्ति उस नोट का, बैंकर नोट का मतलब उस करेंसी का प्रयोग कर लेता है तो वह इस अपराध के, इस धारा के अधीन क्या होगा, अपराध का दोषी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे ग देखते हैं कि वाहक दे एक चेक को क को पड़ा मिलता है, ठीक है। वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने वह चेक लिखा है। क यह जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके पक्ष में वो चेक लिखा गया था। क उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए बिना उस चेक का विनियोग कर लेता है। वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, ठीक है। समझ आया भाई कि वाहक दे एक चेक, वाहक दे मतलब कि आपका ये होता है कि जो भी उस चेक को वहन करके लाएगा, जो वाहक होगा, उसको उतनी राशि दे दी जाए, ठीक है। तो वो वाहक दे चेक होता है, ठीक है। इसमें आप अपना नाम लिख लोगे तो वो चेक की जो भी राशि उसमें लिखी हुई है वो आपको तुरंत उस समय मिल जाएगी। तो वहां पे क्या है, उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है उसको अनुमान नहीं लगा सकता। अब वो क्या ब्लैंक है, मतलब उसमें नाम नहीं लिखा है कि किसके नाम का वो चेक है, तो वो उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकता कि जिसकी ये संपत्ति है, लेकिन वो उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ सकता है जिसने इस चेक को लिखा है, ठीक है, जिसने इस चेक को इशू किया है या जारी किया है। अगर वह व्यक्ति उस जारी चेक जारीकर्ता के पास नहीं जाता है और उस चेक को अपने खाते में मतलब उस चेक का विनियोग कर लेता है, उससे जो भी राशि लिखी है उसको अर्जित कर लेता है, तो वहां पे उसका कार्य क्या होगा, संपत्ति का दुर्विनियोग करने का अपराध गठित होगा। फिर आगे घ में भी वही है कि क देखता है कि यह की थैली जिसमें धन है यह से गिर गई है। क वह थैली यह को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। तो यहाँ पे भी है, जो थैली गिरी है, ठीक है, उसमें धन है और वह दिख रहा है कि आपको किससे वो गिरी है, और यदि उस व्यक्ति को आपने नहीं दिया और उसका आपने प्रयोग कर लिया तो यहाँ पे आप क्या किया, आपराधिक दुर्विनियोग करते हैं, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग करते हैं। अब उसमें देखिए कि क को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिलती है, वह जानता है कि वह किसकी है। उसके पश्चात उसे यह पता चलता है कि वह यह की है, वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, ठीक। तो ये दोनों चीज आपको समझ आ गई। अब आखिरी वाला देखते हैं, क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे बेच देता है, तुरंत बेच देता है, ठीक है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, ठीक है। तो यदि उसको कोई अंगूठी मिली और वह उसको खोजने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है, प्रयत्न करना आवश्यक है। आपके ने कौन से साधन का प्रयोग, किन साधनों के माध्यम से उसको किया, ठीक है, वो बात का प्रश्न, लेकिन अगर आपने प्रयत्न किया तो आपका जो कार्य होगा दुर्विनियोग की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि इसके दो आवश्यक तत्व हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहला होगा कि बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग, ठीक है।
बेईमानी पूर्वक संपत्ति का दुर्विनियोग। ठीक है, दूसरा होगा या इसको बोल सकते हैं स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तन, और दूसरा होगा, ये पहला हो गया, दूसरा आपका होगा प्रश्नगत संपत्ति, संपत्ति का कोई अन्य स्वामी, अन्य व्यक्ति होगा उसका स्वामी। ठीक है, और तीसरा आपका इसका होगा चल संपत्ति, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसके आवश्यक तत्व होंगे कि जब भी आपराधिक दुर्विनियोग की बात करेंगे तो पहला होगा आपका बेईमानीपूर्ण संपत्ति का दुर्विनियोग होगा। ठीक है, कोई भी संपत्ति का जो आप प्रयोग कर रहे हैं या विनियोग कर रहे हो उसको, ठीक है, खर्च कर रहे हो, जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो संपत्ति बेईमानी पूर्वक होना चाहिए, डिसऑनेस्टीफुल होना चाहिए। ठीक है, और वह क्या है, स्वयं के उपयोग के लिए उसका संवर्धन होना चाहिए। या फिर दूसरा है कि प्रश्नगत जो भी संपत्ति आपको प्राप्त हो रही है वह अन्य व्यक्ति उसका स्वामी हो। ठीक, तीसरा है कि वो चल संपत्ति हो। तो उस आधार पे क्या होगा, कार्य आपका जो भी होगा वो आपराधिक दुर्विनियोग के तहत आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? अब हम लोग देखते हैं 404। ठीक है, अब यही चीजें आपकी है, इसमें हम आपको एक केस लॉ बता देता हूँ। देखिए, अब इसमें आप लोग मैसेज करके बताइएगा इसमें आपराधिक दुर्विनियोग होगा कि नहीं होगा, यस और नो बोलिएगा। एक केस था मैरी बनाम ग्रीन का। ठीक है, मैरी बनाम ग्रीन का एक केस था, 1841 का एक केस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक नीलामी में एक मेज क्रय करता है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या है, अभिव्यक्त है, वो क्या है, एक नीलामी होती है, उसमें वो क्या करता है, एक मेज मेज जो होता है या टेबल होता है उसको खरीदता है। और बाद में से पता चलता है कि उस मेज या उस टेबल के अंदर एक गुप्त दराज है। ठीक है, गुप्त क्या है, सीक्रेट, उसके अंदर एक सेल्फ है ना, और उसमें एक पर्स रहता है और उस पर्स में कुछ पैसे या रकम रहती है। और जो अभियुक्त जो व्यक्ति होता है उसका क्या करता है, खुद प्रयोग कर लेता है, जैसे उसको पैसा मिलता है उसमें से उसको वो क्या यूज कर लेता है। तो जो क्या होता है कि विक्रय के समय ना तो जो विक्रेता जो बेचता है उसको उस बारे में पता होता है, ना ही जो खरीदता होता है उसको इस बारे में पता होता है कि उसमें एक गुप्त दराज है। तो इस मामले में क्या होगा बताओ आप, कि यहाँ पे आपराधिक दुर्विनियोग होगा कि नहीं होगा? बताओ, यस सर, बताओ जल्दी। नो सर, नहीं होगा। और बाकी लोग? ठीक, क्योंकि देखिए क्या उसको ज्ञान था, क्या उसने बेईमानीपूर्ण, देखिए आपकी तीन जो चीजें मैंने ऊपर आपको बताई है, तो यहाँ पे आप तीनों चीजों को देखते जाइए। क्या बेईमानीपूर्ण संपत्ति का उसने दुर्विनियोग किया था? नहीं किया था। क्या प्रश्नगत संपत्ति का कोई अन्य स्वामी था? नहीं था, क्योंकि जो अन्य स्वामी था उसको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और क्या उच्चल संपत्ति थी? हाँ, उच्चल संपत्ति थी। तो ये जो आपकी दो चीजें हैं ये आपकी साबित नहीं होती, तो ये दुर्विनियोग नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार चार कि ऐसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, उन संपत्ति 404 जो आपको बताया उस संपत्ति के बारे में बताता है मृत व्यक्ति के मृत व्यक्ति के शरीर में होगी। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। तो जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय
उस मृतक व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही, जो ऐसे कब्जे का अवैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में था, तो वो कारावास 7 वर्ष तक। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्ति की मृत्यु उस कब्जे में थी, अर्थात कोई मृतक व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर पे या उसके की जो संपत्तियां होंगी, यदि कोई व्यक्ति दुर्विनीय है, कंडीशन में क्या चीजें होंगी कि आदमी तो मर गया लेकिन उसके शरीर में जैसे मान लो चैन हो, गंगी, प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो वैसे चीजों में अगर आपने कोई ऐसा कोई व्यक्ति उसका दुर्विनियोग करता है तो उसमें क्या होगा, आपका जो क्या होगी वो 3 वर्ष तक हो सकेगी। यहाँ पे स्पेशल दिया हुआ है कि यदि वैसे व्यक्ति के सर आपकी मृत्यु आवाज में क्लियर नहीं है। लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा जो उसके द्वारा नियोजित, अब वो जो व्यक्ति है जो दुर्विनियोग कर रहा है, अगर उस व्यक्ति जो मृतक उसका स्वामी है, उसका सेवक है या लिपिक है, और वैसी स्थिति में अगर उसकी संपत्ति का दुर्विनियोग करता है तो उसके लिए जो अवधि होगी वो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसको पढ़ते समझ जाएंगे आप कि यह के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक का उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, तो मैंने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। क्या कि फर्नीचर और धन थमा था, और सेवक का जो उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, सेवक देखो जो कभी किसी का कोई स्वामी मर जाए और उसका जो सेवक होता है उसको सही जानकारी होती है, और ही उसके जो स्वामी के धन और उस है उसमें का हकदार जो कोई और है उस पर वो क्या बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, तो उसको क्या होगा, इस 404 के तहत दंडित